हिमाचल की बात है जहां पर कांग्रेस अब बैकफुट पर नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह को आला कमान को सफाई तक देनी पड़ गई। क्यों? क्योंकि उसके पीछे वोट बैंक का एक पूरा गणित है कि हिमाचल में ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई दे रही थी जिसकी वजह से वहाँ की सरकार को ये लेना पड़ता। क्या वजहें रही, वो किस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया, क्योंकि वहाँ पे इस मुद्दे पे कोई हमने कभी टेंशन भी नहीं होती सुनी है। अति उत्साह में किया है या जैसे भी किया है, जो विक्रमादित्य ने लिखा उस पर योगी की फोटो लगाई। कांग्रेस का नेशनल पॉलिटिक्स जो अपने हिसाब से है कि इस समय हम जो चल रहे हैं वही बोलेंगे और वही करेंगे, उसके हिसाब से स्टेट पॉलिटिक्स नहीं चल रही है। फूड लाइसेंस नहीं होगा उसे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। तो ये प्रावधान करने वाली कांग्रेस सरकार है, लागू करने वाली कांग्रेस सरकार है। उस समय पर भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। को ज़्यादा प्रो मेजॉरिटी दिखाने के लिए उन्होंने तुरंत उसको ट्वीट किया और योगी जी का चित्र लगा दिया साथ में। अब वो किस बड़े गेम के तहत लगाया है? विक्रमादित्य को यह कहीं ना कहीं लग रहा था कि जिस उनकी मां ज्यादा प्रतिभावान है सुक्कू से, उन्हें नजरअंदाज कर सुक्कू को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो मां और बेटे के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी रही थी किसी चीज को। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, खबरों के खिलाड़ी में इस बार हम बात एक बहुत अहम विषय पर करने वाले हैं। कई बार पहले भी उस पर बात हुई है। बात है वोट बैंक पॉलिटिक्स की। दो खबरें हैं। एक तरफ देखिए, हिमाचल में जिस तरीके से नेम प्लेट को लेकर विवाद हुआ, हिमाचल सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, उनको अपने नाम की प्लेट लगानी होगी ताकि जो भी व्यक्ति वहां जाए उसको पता चले कि कौन है, क्या है, हम किसके यहाँ से क्या खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं। एक बात ये। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में सिल्लीगुड़ी में जिस तरीके से बिहार के युवकों के साथ मारपीट की गई, उनके सर्टिफिकेट छीनने की कोशिश की गई, सिर्फ इस बात को लेकर कि वो यहाँ पर परीक्षा देने क्यों आए हैं या यहाँ पर टेस्ट देने के लिए क्यों आए हैं या बिहार से लोग आकर यहाँ पर नौकरी क्यों करते हैं। आप अंदाजा लगाइए। इन दो खबरों पर अगर आप गौर करेंगे तो एक तरफ हिमाचल की बात है जहाँ पर कांग्रेस अब बैकफुट पर नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह को आला कमान को सफाई तक देनी पड़ गई। क्यों? क्योंकि उसके पीछे वोट बैंक का एक पूरा गणित है। बिहार की घटना को आप देखें तो विपक्ष के ज्यादातर नेता आपको चुप नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर ममता दीदी का राज है और वहां पर भी वोट बैंक का गणित है। आखिर ये वोट बैंक का गणित कितना बड़ा खतरा एक बनता जा रहा है। दूसरा, हिमाचल में जहां पर तमाम तरह के सिक्योरिटीज को लेकर थ्रेट जताया जाता रहा है, उसके बाद अगर सरकार ये फैसला लेती है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले योगी सरकार ने इस तरह का फैसला लिया था, उसको दरकिनार करना कहाँ तक सही है और किस तरीके से, किस चश्मे से इसको देखा जाना चाहिए। और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के खिलाफ जिस तरह का गुस्सा किसी वक्त हम देखा करते थे, वैसा पश्चिम बंगाल में क्यों पनप रहा है, वजह क्या है, ये सब जानेंगे। तमाम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। समीर चौगावकर जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अवधेश कुमार जी हैं, राकेश शुक्ला जी हैं, रामकृपाल सिंह जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं। पूर्णिमा जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। बड़ा अहम है समझना। सबसे पहले हिमाचल पर थोड़ा सा फोकस करते हैं क्योंकि एक फैसला लिया सरकार ने, जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ कर लिया होगा वहाँ की राज्य सरकार ने। विक्रमादित्य सिंह मंत्री हैं, अनुभवी हैं, कुछ सोच समझ कर ये फैसला लिया गया होगा। फिर इस पर इस तरीके की लीपापोती क्यों शुरू हो गई, वजह क्या है? केवल वोट बैंक के लिहाज से तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देंगे, यही वजह है? हिमाचल का जो फैसला था, वो जो भी जिस तरह से अनफोल्ड हुआ, वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग इसलिए लगा क्योंकि वहाँ कांग्रेस सरकार अभी ऑलरेडी वहाँ पे एक सरचार्ज एटमॉस्फेयर है और उसमें वो मंडी में जो मस्जिद को लेके हुआ, शिमला में भी टेंशन हुई उसकी वजह से, तो एक माहौल ऑलरेडी सरचार्ज है। उस पर इस तरह का फैसला लेके आना, अभी कांग्रेस हाईकमान जैसे विक्रमादित्य सिंह को इसके लिए दोषी मान रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कैबिनेट की जानकारी के बगैर हुआ होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू को जरूर इस बात की जानकारी रही होगी। इतना बड़ा फैसला तो कैबिनेट से बिना अप्रूवल के हो नहीं सकता है। तो उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, ये मतलब वोट बैंक वहाँ बहुत ज़्यादा सध रहा हो, ये तो दिख नहीं रहा है। हिमाचल में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिसाइसिव माइनॉरिटी वोट है नहीं, मुस्लिम वोट है नहीं। हाँ, लेकिन वही है। तो आला कमान तो एक ओवरऑल पूरा लार्जर पर्सपेक्टिव में उस चीज़ को देख रहा है कि हिमाचल का संदेश दूसरी जगह जाएगा। और जब वो यूपी में योगी के फैसले को क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर अपने फैसले को जस्टिफाई कैसे करेंगे। और इस वजह से मुझे लगता है कि बेसिकली वोट बैंक पॉलिटिक्स रही। हालांकि अगर योगी को उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से भी कहा गया था उसको, हालांकि अब वहाँ वापस आ गया है, वापस ये फैसला लगने वाला है, यूपी में ये इम्प्लीमेंट होगा, उसको लेकर के हिमाचल में ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई दे रही थी जिसकी वजह से वहाँ की सरकार को ये लेना पड़ता। क्या वजहें रही, वो किस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया, क्योंकि वहाँ पे इस मुद्दे पे कोई हमने कभी टेंशन भी नहीं होती सुनी है। तो अब या तो सिर्फ विक्रमादित्य सिंह का ये इनिशिएटिव था। विक्रमादित्य सिंह जाने जाते हैं अपनी मतलब खुलेआम उन्होंने तो बगावत की थी जब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था। उस वक्त बिल्कुल उनकी बीजेपी में जाने की तैयारी पूरी पुख्ता हो गई थी। तो
उसके बाद उन्हीं के एक बहुत करीबी मंत्री अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में उस मस्जिद मामले पे लिया था। तो वो विक्रमादित्य सिंह अपनी कोई पॉलिटिक्स का कोई एजेंडा चला रहे हैं जिसमें कि आलाकमान को दरकिनार करके उन्होंने अपने मन से ये फैसला लिया। शायद सुक्खू को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, हो सकता है ये, क्योंकि कांग्रेस में ये सब चीज़ें बहुत आम है। मतलब दाहिने हाथ को नहीं पता होता है कि बायां हाथ क्या कर रहा है, और आलाकमान तो बिल्कुल बेखबर बैठा था, जैसे उसको बिल्कुल एकदम लास्ट मोमेंट में हर चीज़ पता चलती है। तो आलाकमान का जो भी फैसला रहा, उनको बुला के जो डांट लगाई गई, उनकी बेसिकली वोट बैंक पॉलिटिक्स थी। लेकिन इसमें विक्रमादित्य सिंह का अपना पर्सनल एजेंडा मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा था। अब वो किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस हाईकमान को देखना होगा। वो उनकी क्या लॉन्ग टर्म राजनीति है, शायद उनको लग रहा है कि यहाँ पे उनका ज़्यादा है नहीं, बनता हुआ दिख नहीं रहा है, वो बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या उनकी राजनीति आगे है, उसके हिसाब से उन्होंने शायद कुछ लिया, इंस्टिगेट किसी ने उनको किया। ये बहुत सारी डिटेल अभी आई नहीं है, लेकिन है तो सही है वोट बैंक की ही राजनीति। जैसा आपने सिलीगुड़ी में भी बताया, अब सिलीगुड़ी में बिहार के स्टूडेंट्स अगर गए हैं तो उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके एडमिट कार्ड चेक किए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स छीने जा रहे हैं, और उस पर जितना खुल के सभी विपक्ष के नेताओं को बोलना चाहिए था, किसी ने बोला नहीं। हमने सुना वो आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी को मैंने सुना, लेकिन जितना तेजस्वी यादव, वरिष्ठ नेताओं, हाँ नहीं, तेजस्वी यादव जितना खुल के हर बात पे बोलते हैं और कटघरे में खड़ा करते हैं हर इस तरह के मामले में लोगों को, उतना उनको मैंने सुना नहीं। तो वोट बैंक की राजनीति तो हावी है ही, वो चाहे हिमाचल हो, वो चाहे सिलीगुड़ी में। एक उसके पीछे वजह ये हो सकती है कि जिस कैटेगरी के लिए परीक्षा हो रही थी, उसमें फेक डोमिसाइल बनवा के, ये एक रैकेट काफ़ी टाइम से चल रहा था कि फेक डोमिसाइल बनवा के बाहर के आके स्टूडेंट्स वो एग्ज़ाम देते थे। तो जिसने भी ये चेक किया या मारापीटी की, हो सकता है उसकी मंशा कोई बहुत ज़्यादा वैसी ना रही हो, वो सिर्फ उसको चेक करना चाह रहा हो। लेकिन बाकी लोगों का इसके ऊपर उतनी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आना। ममता जी के लिए कुछ खास, अच्छा ममता जी का भी हमने नहीं सुना है, ठीक है, पुलिस ने कार्रवाई की, वो अरेस्ट हो गया, हाँ वो अरेस्ट हो गया, लेकिन ममता जी ने उस पर कुछ अभी बोला नहीं है। लालू यादव की पार्टी की तरफ से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बयान आया नहीं है। तो एक तो माहौल है ही कि हर तरफ वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है। ये अहम बात आप कहने देखिए चल तो रही है, लेकिन सवाल ये है, अब जिस तरीके से आपने कहा कि विक्रमादित्य सिंह किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, अब क्या ये कांग्रेस भी ऐसे ही सोच रही है, बड़ी बात है। लेकिन बड़ा सवाल ये है सर, एक तरफ नाम को लेकर विवाद हो जाता है, दूसरी तरफ नाम पूछकर मारपीट हो जाती है, कोई कुछ बोल के राजी नहीं। वही कांग्रेस आलाकमान जो हिमाचल में तत्पर दिखाई देता है, कहता है कि नहीं, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया विक्रमादित्य सिंह के, वही कांग्रेस आलाकमान हो, बाकी विपक्ष के नेताओं कोई नजर नहीं आ रहा। बिहार की घटना, वो बंगाल की घटना को अगर मैं देखूँ इसी तरीके से, तो देखिए, मैं जो आपने अपने शुरू में ही आपने कहा कि वोट बैंक की राजनीति, बिल्कुल वही है। मैं उसको यूँ कहता हूँ कि प्योर पॉलिटिक्स, एक शब्द चलता है उत्तर प्रदेश में उस सब जगह पे कि प्योर पॉलिटिक्स है। प्योर पॉलिटिक्स एक तरह की व्यंजना है, मतलब कहना है विशुद्ध राजनीति, यानी षड्यंत्र सिर्फ वोट के लिए, उसको कहते हैं प्योर पॉलिटिक्स। ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में पहली बार हुई है। अगर आप अतीत को उठा के देखेंगे तो जब कोई बड़ा मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा नहीं होता है, तो हर पार्टियों का एक मजबूरी होती है कि वो भाषा, पहले नंबर पर भाषा, दूसरे नंबर पर धर्म, तीसरे नंबर पर क्षेत्रीयता, चौथे नंबर पर जाति, ये चार औजार कहिए या हथियार कहिए, इन लोगों के लिए ये हैं। ये समय समय पर निकाले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ लोग भूल जाते हैं कि जिस तरह का समाज है वहाँ पे, जैसे होता है ना कि दिवाली के पहले पटाखे बनाए जाते हैं, गोदाम में रखे जाते हैं, तो सारे रखे हुए हैं, आप एक निकालेंगे तो सवाल भी आएगा कि जला तो लीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं हिमाचल में, आप इस घटना को ऐसे मत देखिए। जब से शुरू हुआ वो शिमला विवाद, मस्जिद वाला मामला, धर्म, मतलब एक तरह से जो भी रहा हो, चाहे वो स्पॉन्टेनियस रहा हो, लेकिन अब उसके सरकार, और चूंकि सरकार के ही एक मंत्री ने वो सारी बातें कहीं कि अवैध है, सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ हुआ। अब उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ उनको लग रहा था कि ये प्रेशर जा रहा है और बीजेपी का वोट बढ़े नहीं, एंटी इनकम्बेंसी काटने के लिए लगा कि हम ही बहुत बड़े, जिसके हैं ना कि कदम उठा लेते, एक
मतलब अब वो मैं हिंदू ये नहीं कहूँगा कि, लेकिन एक राष्ट्रीयता की लेकिन बहुसंख्यक के हम दावेदार हैं। कांग्रेस में हुआ दोबारा, अब अति उत्साह में किया है या जैसे भी किया है, जो विक्रमादित्य ने लिखा उस पर योगी की फ़ोटो लगाई। भाई आपका अपना डिसीजन होता तो एक अलग की बात थी, योगी की फ़ोटो लगाई थी ना। तो मामला इतना सहज तो नहीं है, बहुत कैलकुलेटेड कोई चीज़ हुई है। और योगी की फ़ोटो, मैं समझता हूँ अगर योगी की फ़ोटो नहीं लगाते हो तो शायद इतना हंगामा भी नहीं होता, क्योंकि कोई भी म्यूनिसिपल जितने भी ये कानून हैं, सब जगह ये है कि जब रजिस्ट्री आप कोई भी लाइसेंस लेते हैं दुकान का, तो उसमें सब कुछ देना पड़ता है। और ये कोई भी अदालत छिपाने के पक्ष में तो कोई फैसला सुनाएगी नहीं। ये अगर वहाँ का कानून जैसे यूपी में लागू हो रहा है, बहुत सारे कानून ऐसे थे जो स्ट्रिक्टली लागू नहीं होते थे। जिस दिन आप लागू करेंगे तो कानून तो पहले से बना हुआ है, तो उसमें कोई वो नहीं था। लेकिन भाई विशुद्ध रूप से, जैसे मैंने ही कहा, हर वो चीज़ आजमाई जाएगी जब धर्म का औजार देखेंगे कि फेल हो रहा है या उतना नहीं रह गया, तो फिर उसके आगे बढ़ेंगे। भाषा आएगी, जाति आएगी और क्षेत्र आएगा, क्षेत्रीयता। जैसे भी आपने कहा, कल का जो कलकत्ता में हुआ है, वो न भाषा है न धर्म है, वो क्षेत्रीयता है टोटली। तो हर चीज़, ये औजार पुराने रहे हैं, समय समय पर आजमाए जाते हैं। आज जिस तरह की स्थिति है, जो कांग्रेस ने कास्ट कंसेंसस की बात की हुई है, कास्ट सेंसस की बात, सॉरी कंसेंसस तो नहीं, सेंसस, तो ये सब चीज़ें अब उसमें कहीं ना कहीं से उभर रही हैं। ठीक है अवधेश सर, विक्रमादित्य सिंह का जो ये फैसला है, क्योंकि अभी हाल में हमने कांवड़ यात्रा के दौरान योगी आदित्यनाथ का फैसला देखा था, आप कहा सवाल यही उठ रहे हैं कि किसके इशारे पर ये फैसला ले लिया, क्या संदेश देने की कोशिश थी? क्योंकि कांग्रेस तो उस तरीके से सोचती नहीं है, खास करके जब नाम बताने या नाम की बात आती है। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा ऐसा कोशिश करती है कि किसी को नाम ना बताना पड़े, क्योंकि इससे सांप्रदायिक सौहार्द सद्भाव खराब नहीं होगा। तो किसके इशारे पर यह फैसला? अचानक विक्रमादित्य सिंह कैसे देख रहे हैं इस फैसले को उनके? मुझे उम्मीद है कि आपने, हमारे सभी साथियों ने और दर्शकों ने जो कुछ हिमाचल प्रदेश में विक्रमादित्य का नाम लेकर के हुआ है, उसकी खबर को पूरी तरह पढ़ा होगा। ये सरकार का फैसला है, विधानसभा में इस विषय पर बात हुई है, विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के आधार पर वहाँ ये फैसला हुआ है। तो एक आदमी को कोई इशारा कर सकता है कि आप पूरी सरकार को इशारा करेगा, पूरी सरकार आदित्यनाथ जोगी का समर्थक हो गई और उनसे प्रेरणा लेके काम कर रही है, विधानसभा अध्यक्ष भी हो गए। हमारे देश में जो मैं कुछ शब्द प्रयोग करता हूं, कई बार लोगों को तकलीफ होती है। जो इकोसिस्टम और नैरेटिव है, वो कई बार धरातली वास्तविकता को छोड़ के बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का वातावरण जो कुछ मस्जिद को लेकर जिले जिले में दिखा है, वो किसी ने क्रिएट नहीं किया है। लंबे समय से कोई भी असामान्य गतिविधि हो, सहन की सीमा से बाहर चली जाती हो, कोई सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, पॉलिटिकल पार्टियां आ नहीं रही हो, बार बार आप उस विषय को प्रशासन तक ले जा रहे हो, कोर्ट तक ले जा रहे हो, लोग असामान्य महसूस करते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो चीज़ें खड़ी होती है। उसके बाद उसमें अलग अलग विचार के लीडर आते हैं और वो आगे बढ़ी है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 के बाद क्या मस्जिदों को लेकर इतना व्यापक जन आक्रोश, वो भी हिमाचल, इतना सड़कों पर उतरे हुए कभी आपने देखा है? अगर देखा है तो इसको आप इतना छोटी घटना कैसे मान लेते हैं? अब वो जो माहौल है उसमें वहां की सरकार क्या कर सकती है? सरकार ने कोई अवैधानिक काम तो किया नहीं है। उसने कहा है कि भाई अब हम लाइसेंस, जो भी रेहड़ी पटड़ी ऐसे खाने की चीज़ें हैं वो लाइसेंस होगी, वहाँ उनका नंबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो उसमें विधवाएं फलाना यही हो सकता है। और जो विक्रमादित्य जी ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नियम नहीं बना सकते हैं कि बाहरी को नहीं देंगे, ये हमारे संविधान कानून के तहत नहीं है। तो इसको, ये एक वातावरण है और इसको ठीक से समझिए, ये वातावरण पूरे देश में है। कोई भी कम्युनिटी, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबको इस देश में अपने अनुसार रोजगार करने, अपने अनुसार आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन चीज़ें जब असामान्य रूप से बदलती हैं तो फिर उसके रिएक्शन अंदर अंदर होते रहते हैं।
आपकी घंटी बज गई है। अभी आप देखेंगे जो कुछ देश भर में दिखाई दे रहा है, आप किसी फल के मार्केट में जाएंगे तो मुस्लिमों की संख्या वहां असामान्य रूप से ज्यादा है। आपको कई बार जो लोग, कई वैष्णव ढूंढते हैं कि भाई कोई हिंदू के दुकान मिल जाए, सब्जियों के दुकान में आप जाते हैं, जो कैब की मार्केट है आप जाते हैं, जब बुक कराते हैं तो जो 5 में से मतलब ड्राइवर आ रहा है 3, कई बार 4 जब आपको मिल रहे हैं, तो वो कैसे हुआ है, कहां हुआ है, किस आधार पर हुआ है, इसको लेके एक असंतोष आम जगह है वो प्रकट कहीं कहीं हो रहा है। उसमें हिमाचल जैसे जगह में आप सोचिए कि इतनी मुसलमानों की इतनी कम संख्या है, अगर 539 मस्जिदें बन गई, 47-48 मदरसे बन रहे जिनमें जाने वाले लोग नहीं है, और जो मजार बने हैं उसके नीचे कोई मरा हुआ नहीं मिल रहा है, किसी की कब्र नहीं मिल रही है। उत्तराखंड में जो मजार खोदे गए तो कहीं कब्र नहीं थी, तो कहीं ना कहीं तो ये किसी योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोग लाए हैं, और वहां के स्थानीय लोग तो इसको देखते हैं ना, प्रशासन भले चुप रहता है, वो हुआ है। अब कांग्रेस का नेशनल पॉलिटिक्स जो अपने हिसाब से है कि इस समय हम जो चल रहे हैं वही बोलेंगे और वही करेंगे, उसके हिसाब से स्टेट पॉलिटिक्स नहीं चल रही है। तो ये कोई कदम जो है वहां की जनता की मनोभाव के अनुरूप एक पॉलिटिकल पार्टी ने, एक जिम्मेवार सरकार ने उसको समझ के तात्कालिक रास्ता निकाला है कि इस गुस्से को कैसे शांत किया जाए। ये बात आप कह रहे हैं राकेश सर, बड़ा अहम है जो बात अवधेश जी भी कह रहे हैं, क्योंकि सरकार का ये फैसला था। अब सरकार ने तो वहाँ के हिसाब से तमाम चीज़ें सोच समझ कर ली, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दिमाग में क्या फिलहाल हरियाणा, जम्मू कश्मीर या आगे माइनॉरिटीज़ को क्या संदेश जाएगा? क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ का फैसला था, उनकी सरकार का फैसला था, उस पर भी खूब हमलावर हुई थी कांग्रेस। खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उस नेम प्लेट वाले तमाम मुद्दे को लेकर बोल रहे थे। तो ऐसे में उनको लगा कि तो लगभग सब कुछ उनके जैसा ही हो गया, तो कहीं हमारे ऊपर बैकफुट ना हो जाए कम से कम माइनॉरिटी वोट को लेकर देश के बाकी हिस्सों में। तो उसके लिए चाहे मंत्री पर ही ठीकरा फोड़ना पड़े। अब केसी वेणुगोपाल कल जब मीडिया से बात कर रहे थे तो एक तरीके से उनका भाव यह था कि सफाई दी उन्होंने, ऐसा नहीं था, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो क्या मायने हैं इसके? देखिए, कोई भी राज्य सरकार जब निर्णय करती है तो वो 2 पैटर्न लेती है, राज्य हित और राजनीतिक हित। अब उसके बाद जब निर्णय हो जाता है तो देश का हर नागरिक स्वतंत्र होता है अपने दृष्टिकोण से देखने को लेके। उसके बाद राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं अपनी सुविधा के हिसाब से आम जनता को, हम जैसे लोगों को तांगे का घोड़ा बनाने का प्रयास करती है कि आँख के दोनों तरफ पट्टा लगा दो, हम जो दिखाएं वो देखें, हम जो ना दिखाना चाहें उसको ये ना देखने पाएँ। उत्तर प्रदेश और हिमाचल में कुल मिला के यही हो रहा है कि हम सबको तांगे का घोड़ा बनाया जा रहा है। राज्य सरकारों ने जो निर्णय लिया वो निश्चित तौर पर राज्य के हित में लिया होगा। अवधेश जी ने जो कहा वो गलत नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में 1% मुस्लिम है, लेकिन उनको उस 1% से मतलब नहीं है। देश में जो अपने आप को वो एक अल्पसंख्यक नेता के रूप में और दलित नेता के रूप में कांग्रेस राहुल गांधी जी को प्रमोट कर रही है, तो डर ये है कि कहीं देश का मुस्लिम समाज और दलित समाज जो लोकसभा चुनाव में उनकी तरफ आकर्षित हुआ है वो कहीं फिर से ना छिटक जाए। ये उनके सामने मजबूरी है। विक्रमादित्य की तरफ से जो निर्णय लिया गया उसमें निश्चित तौर पे पूरी राज्य सरकार सहमत होगी। यदि राज्य सरकार सहमत नहीं होती तो एक मंत्री इतना बड़ा फैसला सार्वजनिक तौर पे नहीं लेते। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश पे देखने से पहले आप कुछ तथ्यों पे नज़र डालिए। 2006 में जब खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव थे। 5 अगस्त 2011 को पूरे देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ, तब मायावती जी मुख्यमंत्री थी। फिर 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए। ये तीनों समय पर उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया? रही बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर उस पर रोक लगाया है, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम और रेहड़ी पटरी अधिनियम के तहत जो भी प्रावधान है राज्य सरकार उस पर आगे बढ़ सकती है। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में उसी कानूनी दायरे के तहत ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में साफ प्रावधान किया गया है कि जो भी दुकानदार है वो अपना फूड लाइसेंस ऐसी जगह लगाएगा कि आम व्यक्ति देख सके, और जिसके पास फूड लाइसेंस नहीं होगा उसे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। तो ये प्रावधान करने वाली कांग्रेस सरकार है, लागू करने वाली कांग्रेस सरकार है। उस समय पर भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। यदि आज हिमाचल सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार राज्य हित में ये निर्णय करती है तो उसको लेकर हमें तांगे का घोड़ा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है विनोद सर, इसी में मैं जोड़ देता हूँ, एक तो ये घटना तो है ही, इस पर तो हम बात कर ही रहे हैं, सिल्लीगुड़ी को भी मैं थोड़ा सा जोड़ता हूँ, क्योंकि बात दोनों जगह की होनी चाहिए। इधर आप वोट बैंक की बात कर लेते हैं, उधर नहीं करते हैं, तो ये बड़ा सवाल है। क्यों
सिलेक्टिव अप्रोच कई बार हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अलग जगह पर अलग अप्रोच, अलग जगह पर अलग अप्रोच। जब बड़ी पिक्चर दिखानी हो तब कुछ और, छोटी पिक्चर में बहुत सारे कैरेक्टर्स और किरदार और पूरी परिस्थिति आप बदल देते हैं। तो ऐसे कैसे निकल के आएंगी चीज़ें? लोकतंत्र में है तो वोट बैंक पॉलिटिक्स तो हो, क्योंकि लोकतंत्र चलता ही वोट से है, और जो पार्टी शासन में वही आती है जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं। तो जाहिर है हर पार्टी अपने वोट बैंक को ध्यान में रख के ही अपनी नीतियाँ, अपने कार्यक्रम और अपने सारी रणनीति तय करती है। किसी एक पार्टी को इसके लिए दोष देना, जिम्मेदारी ठहराना उचित नहीं है। बीजेपी का अपना वोट बैंक का निशाना है, कांग्रेस का अपना वोट बैंक का निशाना है, दूसरी पार्टियों का अपना वोट बैंक का निशाना है। वो चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उनकी जो घटना ये नेम प्लेट वाली हुई है वो भी अब आप कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स तो है। वो आप या तो लोकतंत्र खत्म कर दीजिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। कोरिया में कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो कुछ सोच, कुछ मजबूरी, कुछ सोच के कुछ जरूरी होगा तभी लिया होगा ये फैसला वहां की सरकार ने। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। देखिए, रामगोपाल जी ने इशारा किया उस ओर। जो मस्जिद विवाद हुआ हिमाचल में, उसके बाद जिस तरह का माहौल बना, तो जाहिर है उसकी काट के लिए हिमाचल सरकार को लगा होगा, क्योंकि बीजेपी उस विवाद, ये सही है अवधेश जी की बात से सहमत हूँ कि विवाद तो स्पॉन्टेनियस शुरू हुआ, लेकिन जाहिर है जब विवाद होता है तो जो राजनीतिक दल विपक्ष में होता है वो उसमें कूदता है। जैसे किसान आंदोलन में कांग्रेस सेक रही थी, अन्ना आंदोलन में बीजेपी सेक रही थी हाथ, तो इसमें भी चूंकि हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, विवाद हुआ और विवाद बीजेपी को सूट करता था उसकी आइडियोलॉजी के हिसाब से, तो वो लोग भी इसमें आए। तो आप वहाँ की सरकार, कांग्रेस पार्टी के सामने राजनीतिक मजबूरी ये थी कि कोई ऐसा दांव चलो जिससे ये डाइल्यूट हो। तो योगी जी ने इधर आदेश दिया, क्योंकि योगी जी तो पहले भी एक कांवड़ यात्रा के समय आदेश दे चुके थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, उन्होंने इसको पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए आदेश दिया। विक्रमादित्य सिंह चूँकि मंत्री हैं उस विभाग के, और विधानसभा में कमेटी बनी थी, कमेटी ने रिपोर्ट दी, उन्होंने तत्काल आनन फानन में कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया। और उसके बाद थोड़ी जल्दबाजी उन्होंने ये दिखाई, नंबर चूँकि उनका और सुक्खू जी का कंपटीशन है, प्रतिद्वंदिता है दोनों की, वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो उन्होंने थोड़ा अपने को ज़्यादा प्रो मेजॉरिटी दिखाने के लिए उन्होंने तुरंत उसको ट्वीट किया और योगी जी का चित्र लगा दिया साथ में। अब वो किस बड़े गेम के तहत लगाया, इंटरनल पॉलिटिक्स में लगाया, अलग बात है, लेकिन जब इसके रिपरकशंस चूँकि नेशनल लेवल पे होने थे, भाई जो इंडिया गठबंधन के और साथी हैं वो सवाल तो उठने थे कांग्रेस पे, तो कांग्रेस हाईकमान ने उस पर रिएक्ट किया। तो ये हिमाचल का मामला तो कुल मिला के ये रहा, और वो वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर हुआ। अब जैसे अभी एक सवाल ये हुआ कि सिलीगुड़ी की बात हम लोग करें। अब सिलीगुड़ी वाली घटना तो इतनी शर्मनाक है और निंदनीय है, क्योंकि इस देश में किसी को भी कहीं भी जाने का अधिकार है, कहीं भी बसने का अधिकार है, कहीं भी रोजगार करने का अधिकार है, संविधान देता है। ये चाइना की तरह नहीं है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट परमिट या स्टेट परमिट आपको मिले। तो अगर बिहार के लड़के सिलीगुड़ी जा के इम्तहान दे रहे हैं, या बंगाल के लड़के महाराष्ट्र आ रहे हैं, या महाराष्ट्र के लड़के तमिलनाडु जा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है भाई? मुझे लगता है इस घटना की निंदा एक स्वर से की जानी चाहिए, सभी दलों की जानी चाहिए। आप देखिए, इंडिया गठबंधन वाले भी, चूँकि बीजेपी भी इसमें नहीं बोल रही है, क्योंकि उनको वहाँ बंगाल में नुकसान हो कि भाई बंगाली वर्सेस बिहारी ना हो जाए वहाँ, तो इसलिए सभी इस पर मौन हैं। मुझे लगता है इस मौन को तोड़ के सभी दलों को एक स्वर से इसकी निंदा करनी चाहिए, और ममता बनर्जी को इस पर तुरंत एक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है देश के लिए ठीक नहीं है। लड़के कहीं भी जाएं, उनको हर जगह जाने का अधिकार है। और एक लाइन मैं कहूँगा इसके बाद कि इसी तरह देश के हर नागरिक को कहीं भी बसने का अधिकार है। आप इस आधार पर परेशान हो सकते हैं आप। अब दिल्ली में लोग पुराने परेशान हैं कि यहाँ बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग आगे बस गए, पूरी डेमोग्राफी बदल गई। पुराने आप दिल्ली के पंजाबी लोगों से बात करिए जो दिल्ली में या पुराने यहाँ के बस उससे परेशान है। ऐसे ही उत्तराखंड और हिमाचल में लोग इसलिए परेशान हो रहे होंगे कि मुस्लिम ज़्यादा बस रहे हैं। अब भाई उत्तराखंड में तो ये है कि चूँकि जो बगल के लगे हुए रुड़की, मंगलौर, ये सारे ज़िले वहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, उनके पास पैसा है, वो जाए खरीदते हैं ज़मीन और वहाँ बस रहे हैं। ये हिमाचल में कर रहे हैं, हिंदू भी बस रहे हैं। तो आप रोक तो सकते नहीं ना उनको, क्योंकि संविधान अधिकार देता है। किसी को सकते हैं, रोक नहीं सकते। कैसे आप रोक सकते हैं भाई? जो या तो संविधान में कर दीजिए कि यहाँ सिर्फ हिंदू खरीदेंगे ज़मीन, यहाँ खाली मुसलमान खरीदेंगे, यहाँ खाली जैन खरीदेंगे, ये तो आप कर नहीं सकते। तो जब संविधान में अधिकार है सबको बदलने का, तो डेमोग्राफी तो बदलेगी, और बदल रही है। दुनिया की डेमोग्राफी बदल रही है, अमेरिका की डेमोग्राफी बदल रही है। आप कहाँ उसको जो, तो यूरोप की डेमोग्राफी बदल रही है। अब उसको कैसे आप रोकेंगे? तो अब उसका रास्ता कैसे निकाला जाए सह अस्तित्व का, ये देखना पड़ेगा। ये अहम बात है कि वो कैसे निकलेगा। और कम से कम जिस तरीके से अभी बातें हो रही हैं,
सबीर सर, बड़ा है मैं समझना, सबकी बात आप सुन रहे हैं। मैं एक सीधी सी चीज़ समझना चाहूँगा, सिल्लीगुड़ी से मैं जोड़ता हूँ सीधा हिमाचल को। सिल्लीगुड़ी में जो हो जाता है उस पर सब चुप है। जो बात अभी विनोद सर ने भी कही कि बीजेपी नहीं बोल रही, हाँ ठीक है, केंद्र के नेता भरे बोलते हुए नजर आ रहे हैं। गिरिराज सिंह बहुत सारी बातें कल उन्होंने कही। दूसरी तरफ जैसे ही बात हिमाचल की आती है वहाँ पर सबके सुर अलग हो जाते हैं। इंडिया, हाँ नहीं, मैं इसलिए जोड़ दे रहा हूँ उसमें। बंगाल बीजेपी के स्थानीय नेता, उनकी भौगोलिक अपनी राजनीति है, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं वहाँ के हिसाब से, लेकिन केंद्र से गिरिराज सिंह बोल रहे हैं। वहीं हिमाचल की जब बात होती है, वो तो हर विषय के जानकार हैं वो, मुझे लगता है। मैं इसमें ये समझना चाह रहा हूँ, खास करके हिमाचल वाले में मैं, क्योंकि सवाल ये है कि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, और ख़ास करके पहाड़ पर, चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, जिस तरीके से हमने देखा लगातार मस्जिदों को लेकर, मज़ारों को लेकर, और एक तरीके से आबादी में जो शिफ्ट हो रहा है उसको लेकर बहुत सारे सवाल पहले स्थानीय लोग उठाते रहे, फिर सरकारों को उस पर रिएक्ट करना पड़ा या आगे बढ़ना पड़ा, चाहे धामी की सरकार हो चाहे वहाँ पर दूसरी सरकारें रही हो हिमाचल में। अब कुछ सोचकर सरकार ने फैसला किया, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी तो होगा ना कि जो बदलाव हो रहा है कैसे हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फिर दिक्कत क्या है? सिक्योरिटी को ध्यान में रख के कोई फैसला है तो दिक्कत कहाँ खड़ी हो जाती है? देखिए, मैं सिलीगुड़ी से शुरू करके हिमाचल पर आता हूँ। सिलीगुड़ी का जो मामला है, बेसिकली इसमें गिरिराज सिंह का बयान आएगा। देखिए, जब बिहार का मामला होगा तो भारतीय जनता पार्टी से गिरिराज सिंह बोलेंगे, उस समय तेजस्वी वहाँ जिक्र ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बम्बई में कोई सा मामला होगा तो उस समय तेजस्वी यादव बोलेंगे, उस समय गिरिराज सिंह नहीं बोलेंगे। अपनी अपनी राजनीति है। इंडिया और इंडिया गठबंधन की जो राजनीति है, जो दलों की जिनको जो राजनीति सूट करते हैं उस समय वो बयान देते हैं। अब ये तो राज ठाकरे का बिहार बंगाल संस्करण ने जिस व्यक्ति ने जो किया है, राज ठाकरे जो उत्तर प्रदेश के लोगों, बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में करते थे कि भैया रेलवे की परीक्षा देने यहाँ क्यों आते हैं, बैंक की परीक्षा देने क्यों आते हैं। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जब घोषणा पत्र बना था स्थापना दिवस पे, तो उसमें पहली घोषणा तो राज ठाकरे ने यही की थी कि उत्तर भारतीयों को मैं मुंबई के अंदर बसने नहीं दूंगा। वो पूरे महाराष्ट्र में जाके बसे। जो नासिक के अंदर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पहली कॉर्पोरेशन बनी, जहां उनका जब मेयर बना, तो मेयर में इस बात का प्रस्ताव पास किया नासिक नगर निगम के अंदर कि यहाँ उत्तर भारतीयों को हम दुकानें नहीं लगा देंगे स्ट्रीट के ऊपर। जो उत्तर भारतीय होंगे वो नासिक के अंदर दुकान लगाने के अधिकारी नहीं होंगे। यह इस स्तर तक राज ठाकरे चले गए थे कि नगर निगम में प्रस्ताव पास करवा दिया था। ठीक है, राज ठाकरे को बाद में लगा कि उनकी राजनीति के लिए सूट नहीं करेगा, भविष्य की राजनीति में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा या दूसरे दलों से जुड़ना पड़ेगा, तो यह सिर्फ उत्तर भारत के खिलाफ हमलावर होकर वह काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने उसको लगभग बंद कर दिया और अब वो दूसरे दलों के साथ राजनीति में अपना भविष्य तलाश है। तो उनकी एक राजनीति का हथकंडा था। देखिए, जहाँ तक हिमाचल की बात है तो विक्रमादित्य की राजनीति और विक्रमादित्य की मदर जो है प्रतिभा सिंह, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनकी राजनीति हिमाचल में सुक्खू के साथ, जो मुख्यमंत्री उनके साथ सरकार बनने से पहले किस तरह की रही है और जिस तरीके से सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया, प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री बनने की दावेदार थी। विक्रमादित्य को यह कहीं ना कहीं लग रहा था कि जिस उनकी माँ ज़्यादा प्रतिभावान है सुक्खू से, उन्हें नजरअंदाज कर सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो माँ और बेटे के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी रही थी किसी चीज़ को लेकर। राम मंदिर का जब भूमि पूजन था, उस समय जब जिस तरीके से विक्रमादित्य का बयान आया कि मैं दर्शन करने जाऊँगा, वो दर्शन करने गए, उनके बयान पार्टी लाइन से हट कर रहे। एक बार ये भी आया था कि भाई इस बात की पूरी संभावना है कि वो पार्टी छोड़ने दिल्ली में आ गए थे, विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो किसी तरीके पार्टी के साथ बने रहे। फिर मंडी से पार्टी ने चुनाव दिया, वो लोकसभा चुनाव कंगना रनावत के खिलाफ हार गए। तो जब हार गए तो उन्हें लगा कि अब उनके पास बहुत राजनीतिक पूंजी ज़्यादा बची रही, तो फिलहाल वो पार्टी लाइन में चले। लेकिन ये जब अब ये मंत्रालय, तो उन्हीं का जो आदेश हुआ, उन्हीं के मंत्रालय में आदेश हुआ है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि उनका ये आकलन है कि भाई लोग लाइसेंस अपने नाम से लेते हैं, फिर किसी दूसरे व्यक्ति को लाइसेंस दुकान चलाने के लिए दे देते हैं। हो सकता है कि हिंदू ने लाइसेंस लिया और किसी मुसलमान को चलाने के दिया हो, तो मालूम पड़ना चाहिए कि वो दुकान जो है वो चला कौन रहा है। उससे आदमी को पता पड़ेगा कि भाई दुकान का असली मालिक कौन है और चला इसे कौन रहा है। तो मुझे लग रहा है इसमें कोई भी गलत नहीं। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, उसी तरीके से हिमाचल में लागू करने जा रहा है। और हेमंत विश्व शर्मा तो कह ही चुके हैं, अभी उनका परसों का बयान था कि अगर हम लौटकर, अगर झारखंड में सब प्रभारियों ने कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में किया है वो हम झारखंड में भी लागू करेंगे, कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा घुसपैठी आ गए। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में सब होगा। और अभी तो उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का कल बयान भी आया था कि बैंड बाजा वाले जो है उन्हें भी अपने नाम का जिक्र करना चाहिए। तो बैंड बाजा वालों तक बात चली गई है, तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। देखिए, राजनीतिक दल का जिसके अंदर जो सूट करेगा, जिससे राजनीतिक दल को वोट ज़्यादा मिलेंगे, राजनीतिक दल वो हथकंडे अपनाते हैं, उस मुद्दे बनाते हैं। राजनीतिक दल को वोट करना है, वोट लेकर सरकार बनाना और सत्ता में आना है। तो सत्ता में आने में उन्हें अगर लगता है कि इस मुद्दे से जनता आंदोलित होती है, आक्रोशित होती है, जनता को समर्थन देती है और उनका वोट बढ़ेगा, तो वो उस मुद्दे को उठाएंगे।
कांग्रेस का समस्या ये है कि हिमाचल के अंदर मुस्लिम इतने वोटर्स नहीं है कि कांग्रेस के लिए वो एक तरफा वोटिंग कर सके। तो हिमाचल की जो देवभूमि है वहां पर उन्हें अपनी सरकार भी बचा के रखना है, वहां के लोगों को भी नाराज नहीं करना है और पूरे देश के अंदर भी मैसेज देना है, क्लियर करना है। तो मुझे लग रहा है कि ये हिमाचल से पूरे देश को मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इस बात को भी जानते हैं कि पूरे देश के अंदर मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है। तो मुझे लगता है इसलिए विक्रमादित्य को बुलाकर के वेणुगोपाल ने कहा होगा कि भाई हम हिमाचल के कारण पूरे देश से अपना वोट बैंक पे असर नहीं डाल सकते। चर्चा भी होगी। फिलहाल मुझे लगता है कि जो निर्णय लिया था वो अच्छा निर्णय था, इसे लागू होना चाहिए था। अगर कोई नाम लगा देते हैं और जानकारी आ जाती है उसमें गलत क्या है, इसमें ऐसा तो नहीं है किसी मुसलमान को ही लगाना है, जिसकी भी दुकान है उसको लगाना पड़ेगा, वो किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो, सबको समान रूप से लागू है। तो मुझे लगा इसे लागू कर देना चाहिए था। जिस तरीके से इसकी वजह से राजनीति शुरू हो गई, जो उत्तर प्रदेश से शुरू होकर जब हिमाचल पे चली गई है और अब अगला पड़ाव उसका आसाम है और उसके बाद झारखंड उसका पड़ाव बनने वाला है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अजीत पवार का भी इस बात लेकर महाराष्ट्र के चुनाव के समय भी अजीत पवार का बयान आया था कि इस तरह की जो चर्चा हो रही है हम सरकार में लौटेंगे तो हम विचार करेंगे कि महाराष्ट्र में इस तरह की घोषणाएं की जा सकती कि नहीं की जा सकती है। तो महाराष्ट्र की सरकार भी इस तरीके से विचार कर रही है कि आने के बाद हम इसको लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था लागू होगी। जब सभी राज्य अपने हिसाब से लागू करेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिस्टम केंद्र सरकार को लेकर आ जाना चाहिए। जब सब राज्य लाए, इससे बेहतर है कि केंद्र सरकार एक यूनिफॉर्म इस चीजों को लेकर आए और सभी राज्यों से माने, वरना ये सभी राज्यों के अंदर शुरू होने वाला है। अब ये सिर्फ हिमाचल और 2 राज्य तक यूपी तक सीमित नहीं रहने वाला है, बाकी राज्यों में भी ये बात मांग पकड़ेगी और मुझे लग रहा है ये लागू होगा। ठीक है सर, जल्दी सर। केवल एक चीज मैं जोड़ रहा था जो मैंने पहले भी कहा था कि तमाम तरह के राजनीति में विनोद जी ने कहा ना कि सब पार्टियां कोशिश करती हैं। देखिए टूल बॉक्स जिसको बोलते हैं ना उसमें हर तरह का होता है, स्क्रू ड्राइवर भी होता है, छुरी भी होती है, फलाना होता है। किसका इस्तेमाल आप कहाँ कर रहे हैं ये होता है तो औजार और हथियार का फ़र्क इतना ही, जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ, हंसिया अगर फसल काटता है तो औजार है, गर्दन काटता है तो हथियार है। समाज की वास्तविकता ये है कि इसी बीच में एक और सबसे बड़ी खबर जो हम लोग अभी उसका ही उदाहरण है कि आज सवेरे सवेरे ऐसा लग रहा है कि नसरल्ला ही नहीं पूरा हिजबुल्लाह की टॉप कमांडर जितने थे वो सब मारे गए हैं। और कल तक ये बात हो रही थी कि शायद हिजबुल्लाह ईरान चला जाए जिस तरह से उनको किया हुआ है जो अभी था। अब आप ये सोचिए हो क्या रहा है, यहूदियों और जो भी कहिए फ़लस्तीन सिर्फ नहीं, यहूदी और इस्लाम का जो मुसलमान का संघर्ष क्या है। ये एक तरह से आप देखिए तो मैं कह रहा हूँ कि धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्रीयता, ये जिस तरह का अभी 2000 जो हमारा लोकसभा पोल गया है, अभी 10 वर्षों तक तो ये था कि भाई एक चीज़ डोमिनेट कर रही थी। अब लग रहा है कि वो चीज़ नहीं डोमिनेट कर पाएगी, बाकी चीज़ों को आजमाया जाए। तो ये देख लीजिएगा, न कोई नया कानून बना है, ये सारे के सारे कानून पहले के हैं। जैसा सब हमारे मित्र कह रहे हैं सब कुछ वही है। बात यही है कि जो अविश्वास की खाई तमाम हमारे बीच में बोने की कोशिश की जा रही है, एक तो पहले से भी थी, उसको लगातार चौड़ा किया जा रहा है। अब वो धर्म है, भाषा है, क्षेत्र है, सब क्या था? ये सब इनका टेस्ट होगा इलेक्शन में, फिर उसमें देखा जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें फेल हो चुकी। जैसे मंडल 1 फेल हो गया था तो उसको वो बात ख़त्म हो गई। अब कई बार है कि मंडल 2 चलेगा, मंडल 2 भी चलाओ, माइनॉरिटी अपीसमेंट भी चलाओ या उसका विरोध करो। दूसरे लोग विरोध कर रहे हैं कि आप मेजॉरिटी तभी खुश होगी जब इसका हम विरोध करेंगे। तो कौन सा हथियार चलेगा, ये प्रक्रिया भी लंबी चलने वाली है जैसा समीर भाई कह रहे थे। और इसमें सेंटर कोई कानून नहीं बना सकता, ये स्टेट सब्जेक्ट है, प्योरली स्टेट सब्जेक्ट है। आप सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। आइडेंटिटी छिपाने के लिए तो कोई बात हो सकती है, लेकिन आइडेंटिटी डिस्क्लोज करो, इस पर दुनिया की कोई अदालत रोक नहीं लगा सकती है ना। आइडेंटिटी, मैं अपनी आइडेंटिटी किसी भी तरह में जब प्राइमरी स्कूल लिखने जाता हूँ तो बाप का नाम, माँ का नाम, ग्राम, डाक खाना, सब कुछ लिखता हूँ। वो कोई गोपनीय नहीं है। गोपनीय आपका अकाउंट हो सकता है, आपकी खुद की आइडेंटिटी गोपनीय नहीं हो सकती। वो नहीं हो सकती। देखिए सबसे सर जल्दी से, ये ऐसा नहीं है
कानून तो जैसा रामपाल जी कह रहे हैं है ही। पहले भी हम लोग बाजारों से निकलते थे तो दुकानों में नीचे नाम लिखा होता था, प्रोप्राइटर, प्रो करके फलाने अवधेश कुमार, विनोद अग्निहोत्री, जो भी है। तो बल्कि मैं बचपन में समझता था ये प्रोफेसर क्यों लिखा होता है, तब मुझे पता नहीं होता था प्रोप्राइटर उसका मतलब प्रो होता है। तो ये लिखा होता था पहले भी, ऐसा नहीं। मुसलमानों के दुकानों में भी नाम लिखे होते। मैं तो कानपुर रहने वाला हूँ, वहाँ लाटू स्टोर, चमनगंज वाले इलाकों में जो मुस्लिम से मोहम्मद सलीम प्रोप्राइटर करके ये सब लिखे होते थे। कंपल्शन नहीं था, मतलब ये नहीं था कि नहीं लिखो, नहीं थी। हाँ। होता क्या है, जब आप डंडा चला के कोई बात तब उसका विरोध भी होता है कि नहीं आप लिखो, लिखना पड़ेगा। अब कल कोई आ जाए कि बस अपना आई कार्ड लटका करके हम निकलें सड़क पर, कंपलसरी हो जाए कि विनोद अग्निहोत्री आई कार्ड फोटो के साथ आदर्श झा, तो जाहिर है फिर लोगों को लगे ये कर क्या रहे हो आप। तो ये जो फोर्सफुली हर चीज को लागू करना, और एक होता है स्वेच्छा से लागू करना। आप माहौल ऐसा बनाइए कि लोग स्वेच्छा से लगाएं, एक बात। दूसरी बात ये है कि प्रयास सरकारों का समाज का क्या होता है, एकीकरण का होता है, ना कि विखंडन का होता है। एकीकरण का मतलब ये है कि दुकान है, कोई भी हिंदू की है, मुसलमान की है, दलित की है, सवर्ण की है, अवर्ण की है, किसकी भी है, लोग जाएं अपनी इच्छा से वहाँ सामान खरीदें, होटल है तो खाना खाएं, ये करें। लेकिन आप फोर्सफुली नाम लगवा करके क्या करना चाहते हो कि भाई ठीक है, अच्छा हिंदू मुसलमान का खाली सवाल नहीं है, हिंदू मुसलमान में भी बहुत सारे लोग भाई चलो ये मुसलमान दुकान हम नहीं जाएंगे होता है, या इसकी है। दलित और गैर दलित का मामला भी आ जाएगा कि बहुत सारे एक सवर्ण हिंदुओं में मानसिकता है कि नहीं वो दलितों के यहाँ जाते हैं, नहीं खाना खाते हैं, आदमी नहीं खाते हैं, नहीं पानी पीते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आप इस खाई को और बड़ा करोगे क्या कि ऐसे तो जब मुझे नहीं पता, मैं चला गया, भले मैं तो कहते भाई अनजाने में आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई वो नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब बड़ा जटिल प्रश्न है ये। समाज के अंदर ये चीज़ स्वीकार्य हो, कोशिश ये होनी चाहिए, ना कि डंडा चला करके और पोलराइज करके। माइनॉरिटी अपीसमेंट भी होता है और मेजॉरिटी अपीसमेंट भी होता है। तो एक मेजॉरिटी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स है, एक माइनॉरिटी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स है। लेकिन उसमें कंट्री अपीसमेंट कहीं होगा कि नहीं होगा, जो जरूरी है, ये मेरा ठीक है। देखिए, आप सबसे सिलीगुड़ी पे बात हुई, अवधेश सर आपसे नहीं हो पाई। मैं सिलीगुड़ी वाले पर आपका एक पक्ष लेना चाहूँगा। ये मौन जो दिख रहा है, क्यों है ये मौन? खास करके बिहार के वरिष्ठ नेताओं को भी हम देखें तो उसी तरह का मौन नजर आ रहा है। ठीक है, नीतीश कुमार के एंड पे उस तरीके से बातचीत हो रही है, उस पर एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मौन का हमारे देश में तो लंबा इतिहास है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भी सब बड़े लोग मौन साधते थे, और नरसिंहा राव को मौनी बाबा कहते थे। वो बोलते थे कि नो रिएक्शन इज ऑल्सो रिएक्शन। तो वो हमारे देश में रहा है। आप देख रहे हैं कि अयोध्या में इतनी विभत्स घटना हुई, आपको मौन दिखा है। आपको कन्नौज की घटना पर मौन दिखा है। आपको आरजी जैसी घटना पर भी आपको देश में मौन दिखा है। तो मौन हमारे देश की राजनीति की एक ऐसी प्रवृत्ति हो गई है। जी, जो उड़ीसा की घटना पर मौन दिखा, तो ऐसी प्रवृत्ति है जिस पर आप मौन रह के ही कोई टिप्पणी करें तो सबसे बड़ा बढ़िया होगा। ये मौन मतलब जो बच्चों के साथ हो रहा था, ये क्यों हो रहा था? बंगाल में एक भद्र मानुष का एक पहले से रहा है, हम लोग जानते रहे हैं। हमारे पूर्वज लोग भी बंगाल में रहे, और हम तो पहले बंगाली ही थे। बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक ही राज्य था। हमारे पूर्वजों के दादा परदादा सबका अगर जो पढ़े लिखे थे, सर्टिफिकेट भी कोलकाता बोर्ड होता था, कोई बिहार पटना बोर्ड बाद में बना था। तो इसलिए हम लोगों का बड़ा रिश्ता रहा है। तो वहाँ जो एक सभ्यता, उनको हिंदी भाषियों को लेकर के एक वर्ग में, माने बड़े वर्ग में रहा है। और इसको हमेशा पॉलिटिक्स ने, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स ने, वहाँ के कल्चरल जो एक्टिविस्ट थे, वो सब समय समय पर इसको प्रमोट करते थे। बंगाल की महान संस्कृति की बात करना तो उसमें तो कहीं डाउट नहीं है, लेकिन वहाँ एक ये भाव रहा है। जब ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि ये पान खाने वाले जो हैं और ये जो है सब आ करके पूरे पश्चिम बंगाल में ये गंडोगोल कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, बाद में उन्होंने उसको कहा भी कि हमारा तो बंगाल सबके लिए खुला है। तो ये कोई प्रवृत्ति नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर ये भाव है कि इस समय बीजेपी का सपोर्ट बेस जो है वो ज़्यादातर हिंदी भाषियों में है, जो बाहर से आए हैं। और वो उनको घुसने दोगे, प्रशासन में आ गए, फलाने में आ गए, तो आगे समस्या पैदा होगी। तो वो जो एक विस्तारित कल्चर है कि ये सत्ता बनी रहे, उसके आधार पर कार्रवाई होती है, प्रशासन का उसको संरक्षण मिलता है। कुछ समय पहले तो गंगा सागर में
कुछ लोग जो कुछ मतलब कर्मकांड करने जा रहे थे उनको घेर के लाठी से पीटा जा रहा था। वो वीडियो हम सब ने देखा है कि कैसे हो रहा था, तो घटनाएं सामने आ गई हैं। लेकिन वो लड़के का दीजिए ना कि उस समय भी वो कह रहा है खड़ा होकर, जो यादव जी था, कि नहीं आप पुलिस को फोन करिए, ये नहीं कि वो डर रहा था। वो वहां घिरे हुए भी उस नौजवान ने कहा कि ठीक है पुलिस को फोन करिए, 112 नंबर कुछ नंबर बोल रहा है कि आप लगाइए। उसने फाइट किया है वहां, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ है, और उसके बाद हालांकि वो पुलिस ने बाद में वो जो हंगामा पकड़ने पर तो वो हीरो की तरह बोल रहा है। वो तो वैसे ही बोल रहा है जैसे मतलब संदेश खाली में पकड़ाने के बाद शाहजहां जैसे एकदम कर रहा था, ऐसे इशारा करके चल रहा था, उस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। क्योंकि सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहे का। तो ये प्रवृत्तियों पर जो मौन है, पिछड़ी की आप बात कर रहे हो, वहां जादव के साथ ऐसा हो रहा है, इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? ये टिप्पणी करने का विषय है क्या? और इसमें INDIA गठबंधन को क्या इससे क्षति हो जाएगी? मैं पूछ रहा हूं, इससे कोई क्षति होनी है? आप तृणमूल कांग्रेस का विरोध न करते हुए भी इस घटना का तो विरोध कोई भी कर सकता है भाई। उसमें इसमें समस्या कहां है? तो इस पर खामोश है, और वो खामोशी आपको केवल वही नहीं दिख रही है। विनोद जी और ऐसे हमारे अनेक मित्र हैं जो बोल लेते हैं, लेकिन वो भी जो एक जिनको हम लोग जो है खान मार्केट का वो जर्नलिस्ट और कहते हैं, उनका यूट्यूब और बाकी चीज देख लीजिए। जो खान मार्केट गैंग भी नहीं बदला है इस पर, उसको कोई प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम दिखा रही गिरिराज सिंह यहाँ क्यों उठा रहा है? तो ये जो समस्या हमारे देश में है, जिस देश के बुद्धिजीवी ऐसे विषयों पर मौन रख जाएं, अपराध करने वाले से कम अपराधी जो है वो सहन करने वाला नहीं होता है। गांधी जी ने इस पर बहुत कुछ लिखा है कि कोई कानून ये नहीं कहता है कि तुम उस कानून का पालन करो। जब उनसे कहा कि तो कानून ये कहता है, कानून केवल ये कहता है कि उस कानून को तोड़ोगे तो सजा क्या मिलेगी, साहस पूर्वक कानून को तोड़ो। अगर कोई सत्ता कानून बना के अन्यायपूर्ण खड़ी होती है तो उसके खिलाफ भी खड़े हो और तोड़ो। तुमको पकड़ के जेल ले जाता है, जेल जाओ, फिर आओ, फिर तोड़ो। ठीक है। तो ये एक सामाजिक एक्टिविस्टों का जो एक कल्चर रहा है, वही हमारे देश में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद RSS बीजेपी को लेके ऐसा मर गया है कि उसके बारे में आप क्या टिप्पणी कर सकते हैं? ठीक है, देखिए सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन सिल्लीगुड़ी हो चाहे हिमाचल हो, जिस तरीके से इसको लेकर तमाम चीज़ें हैं और ख़ास करके जो राजनीति इसके पीछे की है वो समझना बहुत ज़रूरी था। और वही अपने सभी खास मेहमानों से हम समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो फैसले सरकार ने लिए कुछ सोच समझ कर लिए होंगे, उनके मायने किस तरीके से निकाले जा रहे हैं राज्य के अंदर, अब उसका पूरे देश के हिसाब से क्या परिदृश्य बन रहा है या आला कमान किस नतीजे से किस तरीके से देख रहा है, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन सिल्लीगुड़ी की घटना क्या भूसे को सुलगाने जैसी घटना है? क्योंकि महाराष्ट्र में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हम देख चुके हैं, बंगाल में अब इस तरह की घटना का जिक्र हुआ है, तो इसको किस तरीके से संभाला जाएगा, ये बहुत सारे अहम सवाल हैं। और ये सवाल हमारे उन्हीं राजनेताओं के सामने, उन्हीं राज्य सरकारों के सामने और केंद्र के सामने भी है कि क्या किस तरीके से इन चीज़ों पर रोक लगेगी। और आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखिएगा, ताकि अगली बार खबरों के खिलाड़ी में अपने सभी खास मेहमानों के सामने हम वो सवाल रख सकें। और देश और दुनिया के हर बड़ी और ज़रूरी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।